हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पार्ट 8 भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण। हर देश का अपना अलग संविधान होता है, तो आज हम हमारे भारतीय संविधान की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी रचना कैसे, रचना मतलब उसका निर्माण कैसे, उसको कैसे बनाया गया, उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसके महत्व है, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ते हैं संविधान। संविधान का अर्थ क्या होता है, यहाँ लिखा है देखो। संविधान का अर्थ किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह। ये याद रखना, किसी भी देश को कैसे चलाना है। सरकार बनाती है नियम कानून, सरकार बनाती है उस देश को कैसे चलाना है, कौन से स्थान पर क्या होना चाहिए, किस राज्य में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, वो सारे ही जो नियम बनाते हैं उनको एक व्यवस्थित संग्रह के रूप में रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, देश का संविधान। के देश को कैसे चलाना है, समय समय पर उसके अंदर क्या संशोधन करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, संविधान। अब संविधान बनाने के लिए कब शुरू हुआ था, ये स्वतंत्रता से पूर्व। देखो यहाँ लिखा है 25 मार्च 1946 निर्माण प्रक्रिया, कि उसका निर्माण मतलब बनाना कैसे वो हुआ था। आपको संविधान का अर्थ तो समझ में आ ही गया कि नियम बनाए हैं, ठीक है, उन नियमों को व्यवस्थित करना, संग्रह करना, लिखित रूप में रखना दस्तावेजों को। तो स्वतंत्रता से पूर्व देखो हमारी स्वतंत्रता कब हुई थी, 15 अगस्त 1947। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्रता के लिए जो जो भारत के प्रश्न थे उसके निराकरण करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कब बुलाई थी, 25 मार्च 1946 को। फिर उसने क्या किया, भारत के प्रश्नों का निराकरण करने के लिए संविधान सभा की रचना की। उसमें कुल संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 390। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप, प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप नक्शा बनाना कि कैसे क्या करना है, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्यवाही, कार्यवाही मतलब उसको कब लागू करना है, तो 9 दिसंबर 1946 से इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था। बैठक मार्च में हुई थी, लेकिन उस पर काम करना, कार्यवाही मतलब काम करना कब शुरू किया गया था, 9 दिसंबर 1946 में। और वो कार्यवाही पूर्ण मतलब वो कार्य कब पूरा हुआ, 2 वर्ष 11 मास 8 दिन के अंदर। कब हुआ, 2 वर्ष लगे उसको, 11 महीने लगे और 8 दिन में। उसमें कुल बैठकें मतलब जो भी थे। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके जितने भी प्रतिनिधि थे वो अलग अलग धर्म जाति के लोग थे, अलग अलग विशेषज्ञ थे, कोई भी एक जाति धर्म का नहीं था। उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, 166 बैठकें हुई थी। कानूनी प्रारूप, कानूनी मतलब वो जो नियम थे उन नियमों को लागू करना, उनके लिए क्या क्या कानून है, तो वो कानून का प्रारूप कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 के अंदर। उसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को हमारे कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ, 4 मुख वाला है, 4 सिरों के मुख है, 1 2 3 4। उसके नीचे आपको एक दिखाई देता है सत्यमेव जयते लिखा होता है, वो हमारा राष्ट्र का क्या है, सूत्र है। तो इसी प्रकार हमारी क्या हुई थी, इन निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो कब शुरू हुआ था कार्य, 9 दिसंबर से, पूरा और उसको लागू करा कब, 26 जनवरी 1950 को। देश की आज़ादी हो गई उसके 3 वर्ष बाद। और काम कब पूरा हुआ था उसके ऊपर, 2 वर्ष 11 मास 8 दिन। और इसमें मेन शब्द आता है प्रस्तावना। हमने संविधान का देख लिया, कैसे उसकी प्रक्रिया होती है उसके। अब हम पढ़ते हैं मतलब पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होती है, जैसे हम हिंदी में करते हैं, कोई निबंध लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं नीचे, वैसे ही प्रस्तावना को संविधान की क्या माना गया है, क्या माना गया है, आत्मा माना गया। क्या माना गया, आत्मा। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता जैसे न्याय, बंधुत्व, इन सभी शब्दों का समावेश है। इसीलिए प्रस्तावना को इसकी आत्मा और रीढ़ या प्रतिबिंब कहा गया है, किसका, संविधान का। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे। प्रस्तावना के क्या क्या आधार स्तंभ है, तो प्रस्तावना के 3 आधार स्तंभ है, उसमें से आज हम एक
लोकतंत्र आधार स्तंभ पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि निर्माण कार्य, संविधान का निर्माण कार्य कैसे पूर्ण हुआ था। आइए, अभी हमने संविधान का अर्थ पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण मतलब संविधान कैसे बना। निर्माण का मतलब होता है बनना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने के लिए 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। अब ये क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। पूर्व मतलब पहले। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, भारत की जो स्वतंत्रता की प्राप्ति थी उनके प्रश्नों का निराकरण करने के लिए कब, 25 मार्च 1946 को कितने, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा, मतलब 3 सदस्य ही थे उसके अंदर। उसके बाद जब इसका निर्माण की रूपरेखा, जैसे हमको यदि कोई घर बनाना हो तो हम उसका भी नक्शा बनाते, रूपरेखा बनाते, वैसे निर्माण की, संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसकी रचना हुई, संविधान सभा की। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389, जिसमें सब अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उसके अंदर क्या थे, अलग अलग संप्रदाय के, धर्म, अलग अलग जाति के, लिंग के और भौगोलिक प्रदेश के व्यक्तियों का क्या था, दल था। उनके अलग अलग प्रतिनिधियों को विशेष क्षेत्रों के लिए क्या किया गया था, शामिल किया गया था। विविध जो भी क्षेत्र थे उसके अंदर उसको शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एनर्थी, कन्हैया लाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संविधान प्रारूप समिति के, संविधान प्रारूप मतलब जिसने संविधान का निर्माण करना था, जो रूपरेखा तैयार की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये सारे अलग अलग, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हिंदू थे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे या नहीं, तो ये सारे ही हमारे क्या है, अलग अलग जाति, लिंग और के लोग थे। महिलाओं में कौन थी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, इन सब का समावेश था। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनका प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जब उसकी संविधान सभा की रचना हुई थी, उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस संविधान सभा ने अपनी कार्रवाई कब शुरू की थी, 9 दिसंबर 1946 से शुरू की थी। 9 दिसंबर 1946 से संविधान का प्रारूप बनाना तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में, कब, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कितनी बैठकें हुई थी, 166 बैठकें हुई थी, आयोजित की। और क्या हुआ, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की। तो कब बन गया था, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे थे। उसमें कितनी कुल बैठकें हुई थी इन सब लोगों की, 166। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। अब ये क्या बोल रही है, ये जब प्रक्रिया हुई थी तो दुनिया में सबका अपना अपना संविधान है, तो उनके लक्षणों को भी देखकर उसके ऊपर विचार विमर्श करके हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप प्रदान किया गया। संविधान के प्रथम जब संविधान बना था तो उसमें 295 अनुच्छेद थे, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और 8 परिशिष्ट थे। इसके बाद संविधान में सुधार किया गया। सुधार के साथ पहले कितने थे, 295, तो उसमें 100 और जोड़ दिए, तो 395 अनुच्छेद थे और 1 परिशिष्ट, मतलब 9 परिशिष्ट क्या हुआ, संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति में संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। कब किया, 26 नवंबर 1949 को। जब ये देखो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले बनना शुरू हुआ था। 26 नवंबर 1949 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद क्या हुआ,
ये जब बना तो उन्होंने सर्वसम्मति से संविधान को पारित करने के लिए क्या बनाए, कानूनी स्वरूप दिया, उसको कानून बनाए। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा संविधान क्या हुआ, लागू किया गया था। भारत को एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। तो प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का तंत्र, कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हम। भारतीय संविधान में 4 चिन्हों को, मुखाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह, 4 चिन्हों वाला मुखाकृति क्या है हमारे? अशोक चिन्ह। अशोक को क्या दिया गया? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया। और सत्यमेव जयते उस पर लिखा हुआ अशोक स्तंभ पर सत्यमेव जयते, उसको हमारा राष्ट्र सूत्र दिया गया है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा विजय हो। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शकों, सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधी सूचनाओं और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया। अब संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें? एक तो हमारे मूलभूत अधिकार के, नागरिक के कौन कौन से अधिकार है, उनके कौन कौन से हमारे देश के प्रति कर्तव्य है, राजनीति जो भी नेता है वो कैसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करे, सरकार के कौन कौन से अंग है वो कौन कौन से कार्य करें, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा, ये सारा ही किसके अंदर समावेश है? हमारे संविधान में। इसलिए भारत का संविधान, देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरेवार, सबसे बड़ा मतलब सब चीज़ों का ब्यौरा करके बनाया गया तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा विशाल लिखित दस्तावेज किसका है संविधान, तो हमारे भारत का संविधान। तो आपको समझ में आया कैसे उसके निर्माण की प्रक्रिया हुई थी। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना जैसे हम हिंदी में लिखते हैं निबंध में प्रस्तावना, फिर उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, है ना, उसको हम आगे लिखते हैं, व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक, केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्योंकि इसी प्रस्तावना के अंदर दे रखा है। जैसे देखो आपको मैं यहाँ बताती हूँ, ये प्रस्तावना दे रखी है किसकी? हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा अवसर को प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुत्व, ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये सारे हमारे क्या है? अधिकार है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित किया है। तो ये क्या है? प्रस्तावना है। तो आप देख रहे हो इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया है, समाजवादी। तो ये प्रस्तावना क्या होती है? एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर बताया, जैसे न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। देखो जैसे लिखा है, प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे शब्द आ गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, फिर गणराज्य, फिर हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब आ गए उसके अंदर, सारे कर्तव्य, सारे अधिकार आ गए, चाहे वो न्याय में हो, चाहे स्वतंत्रता में हो, समानता में हो या बंधुत्व में। आपको पता है हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौमिक शब्द, अब ये क्या बोल रहे हैं? संशोधन। समय समय पर क्या होता है? संविधान के अंदर संशोधन होता है। संशोधन होना मतलब किसी चीज़ को उसके अंदर जोड़ना। तो 42वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो सार्वभौम शब्द के बाद, सार्वभौम के बाद कौन सा शब्द उन्होंने जोड़ा प्रस्तावना के अंदर? समाजवादी। हमने आगे देखा धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया, क्योंकि हमारा देश कैसा है? समाजवादी है, सारे समाज के लोग यहाँ समाज में रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म वाले लोग यहाँ रह सकते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र की अखंडता का भी समावेश किया गया। राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे राष्ट्र की एकता के बारे में, और राष्ट्र की अखंडता की, हम क्या है? बहुत ही विशाल देश में रहते, तो उसकी एकता के बारे में यहाँ समावेश किया गया। कब किया गया? 1976 में, जब 42वां संशोधन हुआ तब। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों को महत्व दिया गया है।
प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत के लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। अब ये क्या बोल रहे, प्रस्तावना में संविधान के सारे उद्देश्य मैंने आपको पीछे बताए, उद्देश्य हमारे क्या क्या आदर्श है, कौन कौन से सिद्धांत है, उसको क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है, और उन्हीं उद्देश्यों के साथ लोक कल्याणकारी राज्य मतलब लोगों के कल्याण के लिए राज्य स्थापित करने के सिद्धांत आदर्शों को सिद्ध करता है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना का क्या महत्व, अगर प्रस्तावना नहीं होती तो क्या होता। प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसको आत्मा क्यों कहा गया? कि इसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे आप हिंदी में निबंध लिखते हो तो पहले प्रस्तावना लिखते हो किसी भी निबंध के, उसके बाद उसको बताते हो। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने, उसका अर्थ गठन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अगर प्रस्तावना होगी तो आपको पता रहेगा कि हमको कौन सा कानून कैसे बनाना है, उसको कैसे समझाना है, उसका कैसा अर्थ का गठन करना है, उसका अर्थ का, जैसे यदि आप मान लो कोई चोरी करता है ना, जैसे प्रस्तावना में अब कानून के बारे में, तो कानून क्या होता है, कोई चोरी करता है तो उसको सज़ा देना कानून होता है। तो वो चोरी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए, कि उसको कितना दंड भरवाना है, तो ये सब प्रस्तावना के कारण संभव हो सकता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। भी संसद बनाता है कानून, है ना, तो क्या उसकी नीति है, कैसे वो किसी के लिए कानून बनाता है, वो प्रस्तावना के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे चोरी के लिए है तो उस समस्या के लिए कैसे, किसी का झगड़ा हो जाए तो उसके लिए कैसे। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है। तो ये पूरे का हमको सार मिलता है। जैसे आप निबंध में लिखते हो अंतिम उपसंहार प्रस्तावना के बाद, वैसा ही होता है कि संविधान का हमको पूरा छोटा सार किस में मिल जाता है, प्रस्तावना के अंदर। कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट ना हो, तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थ गठन करने में सहायक सिद्ध होती है। अब ये क्या बोल रही है, यदि कानून के अंदर कोई भी भाग में कोई जानकारी ना हो, कोई अस्पष्टता आ जाए या विसंगति आ जाए, यदि वो अच्छा ना हो या जो उद्देश्य से वो कानून बनाया हो वो स्पष्ट ना हो, तो क्या होता है, प्रस्तावना कानून को समझने और उसके अर्थ गठन करने में उसकी सहायता करती है। कब करती है, जब कानून का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ना हो। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। जैसे हम दिशा सूचक यंत्र करते हैं ना देखने के लिए, जैसे उत्तर दिशा कौन सी होती है, पूरब, है ना, पश्चिम, दक्षिण, वैसे प्रस्तावना भी जो संशोधन हुए, जो कानून बने, उनको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा सूचक यंत्र की तरह कार्य करता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब है। प्रस्तावना उच्च आदर्शों और उद्देश्यों की रीढ़ के समान है। अब देखो ये रीढ़, जैसे हमारे शरीर में भी रीढ़ की हड्डी होती है जो पूरे शरीर को वो करती है, वैसे ही प्रस्तावना क्या है, राष्ट्र की एकता, उसके अखंडता, नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं व आदर्शों को रखने के लिए, मतलब उसका प्रतिबिंब है कि नहीं। प्रस्तावना में कौन क्या क्या चीज़ बताइए, एकता, अखंडितता और भाईचारे की भावनाओं, आदर्शों को प्रतिबिंब किया है। प्रतिबिंब मतलब उसका बताया है, जैसे हमारे दर्पण में हमको हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही उसमें भी क्या होता है, हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, राष्ट्र की एकता और का। अब ये प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ, क्या क्या आधार स्तंभ है प्रस्तावना के, अब किस किस वजह से, मतलब कैसे हमने उसका आधार स्तंभ, मतलब जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो स्तंभ मतलब क्या होता है, हम हमारे घर को भी आधार देते हैं। तो प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ कौन कौन से थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि है। इसमें से हम मुख्य रूप से निम्न के 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने सारे ये पीछे मैंने आपको प्रस्तावना में बताए थे, ये सारे हमारे के आधारभूत शब्द है जिसके द्वारा हमने संविधान का निर्माण किया है। उसके अंदर पहला आपका है लोकतंत्र।
भारत के संविधान की अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई थी। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, तो वो सार्वभौमिक सत्ता मतलब जितनी भी सत्ता है वो किसके पास है? भारत की जनता के पास। आप अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं वोटिंग के द्वारा। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है। अगर हिंदू है तो हिंदू का शासन नहीं है, मुसलमान है तो उनका नहीं है, किसी एक व्यक्ति या समूह का शासन नहीं है, सभी का बराबर है। बल्कि सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में ही होती है, हमारे हाथ में ही होती है। क्यों? क्योंकि हम हमारा प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द कौन से शब्द का है? ग्रीक मूल शब्द। डेमोस मतलब लोग, कैटोस मतलब सत्ता, लोगों की सत्ता। राज्य सत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में होता है। देखो, राज्य की सत्ता स्थापित करने का अधिकार भी किसके पास है? लोगों के पास। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देश की जनता को, जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, लोगों को शासन की व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार हो। जैसे आप देखते हो ना, हम अगर हमारा प्रतिनिधित्व हम खुद चुनते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो हम उसके खिलाफ है ना बोल सकते हैं, उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं ना। तो जनता को कुछ भी हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, उनको अपना शासन करने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद, लोकसभा, ठीक है, संसद को हम बोल रहे हैं लोकसभा, तथा कार्यपालिका के अंदर क्या आता है? मंत्रिमंडल और प्रशासनिक तंत्र जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। अब हम हमारा क्या करते हैं? शासन के लिए किनको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधित्व। किसके आधार पर चुनते हैं? मताधिकार के आधार पर। मताधिकार के आधार पर, मताधिकार मतलब मत देना, वोट के आधार पर हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। हम खुद शासन नहीं करते, हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। वो ही जनता के प्रति जवाबदार होता है, वही हमारे जितनी भी समस्या होती है उनके निराकरण को करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती। अब ये क्या बोल रहे हैं? कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती, उसे एक निश्चित समय के लिए शासन की बागडोर सौंपी जाती है। अब कार्यपालिका मतलब जो कार्य करता है। इसी प्रकार राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। अब हम क्या करते हैं? राज्य स्तर पर और स्थानीय मतलब जैसे गांव में आपने देखा है पंचायत और होती है, राज्य स्तर पर भी हम करते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक राज्य अर्थात जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य। अब आपको समझ में आया कि लोकतंत्रात्मक क्यों कहते हैं उसको? क्यों? क्योंकि जनता का ही जनता द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य का निर्माण किया जाता है। इस तरह में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बड़े मंत्रिमंडल के पास जाती है। ठीक है, जो हम चुनते हैं वो प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? मंत्रिमंडल के अंदर जाते हैं। ये कहाँ आते हैं? मंत्रिमंडल, कार्यपालिका के अंदर। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होते हैं। मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदार होते हैं? लोकसभा, संसद के प्रति। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान की निर्धारित योग्यता को पूरा करता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है। क्या बोल रहे हैं? भारत के संविधान के अंदर जो भी निर्धारित योग्यता है कि आप 18 वर्ष बाद वोट कर सकते हैं या जो भी, तो वो वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब क्या बोल रहे हैं? निर्वाचित, यदि आपको संविधान के अंदर योग्यता के आधार पर कि आप इतने वर्ष से इतने वर्ष के हो, आप भारत के नागरिक हो, आपकी पढ़ाई इस योग्य है कि आप एक मंत्री बनने के लायक हो, तो आप भी क्या कर सकते हो? अपने जो जनता का प्रतिनिधित्व खुद ढूंढ सकते हो, आप भी खड़े हो सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जो संविधान के अंदर निर्धारित की गई है, वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के। अब ऐसा नहीं है कि कोई नेता का बेटा है तो वो नेता ही बने, उसके पास वो योग्यताएं होनी चाहिए।
5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। हम कोई भी नेता चुने, वो कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक ही अपने पद पर रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कोई भी क्यों ना हो। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण इसे जवाबदार सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सरकार, संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायी, संयुक्त मतलब राज्य, स्थानीय, सब जो सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं उनको जवाब देना होता है। किसको? जवाबदार सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको जनता को जवाब देना होता है, इसलिए ये कौन सी कहलाती है? जवाबदार या उत्तरदायी सरकार। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे, ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने का एक साहसपूर्ण कार्य किया। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह मताधिकार का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं, जैसे हमने प्रस्तावना में देखा था। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो हम देखते हैं, सार्वत्रिक मतलब सभी। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो उसने कैसी भी शिक्षा प्राप्त की हो, आय अथवा जन्म स्थान कहाँ भी हो, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, उसकी कितनी भी आयु हो, मध्यम वर्ग की हो, वो कैसा भी शिक्षित हो, है ना। जन्म स्थान, भारत में कहीं भी उसका जन्म स्थान, जन्म हुआ हो, उसके भेदभाव के बिना वो कितने वर्ष का हो, 18 वर्ष का हो, उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय जिसका भारत में जन्म हुआ, उसे मत देने का अधिकार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन आवश्यक है, तो हमको क्या करना पड़ता है? 18 वर्ष के बाद उसके अंदर नामांकन कराना होता है। अगर हमारा उसके अंदर नामांकन कराया है तो हम क्या कर सकते हैं? चाहे हम भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह हो, हम वहाँ से मतदान दे सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? प्रस्तावना को आत्मा क्यों कहा जाता है, संविधान का अर्थ पढ़ा, उसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी, और हमारा राष्ट्र सूत्र क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्र चिन्ह हमारा क्या है? अशोक चक्र। हमने पढ़ा कि प्रस्तावना का क्या क्या महत्व है, उसके 3 आधार स्तंभ है, उसमें से आज हमने एक तंत्रात्मक आधार स्तंभ पढ़ा। लोकतंत्रात्मक में हमने देखा ना कि जनता द्वारा जनता के किया गया शासन, ये हमने पढ़ा। लोकतंत्रात्मक क्या है? एक ग्रीक शब्द है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जो बोर्ड पर लिखा है उसको पॉइंट वाइज अपने नोटबुक में लिखना, और जो लोकतंत्रात्मक बताया उसकी पूरी परिभाषा, वो कौन सी भाषा से, उसका क्या अर्थ है, वो आपको लिखना रहेगा। नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।